हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आपको जीके की शॉर्टकट में ऐसी तैयारी करनी है, बिल्कुल शॉर्टकट में, जिससे आपके 90% से ज़्यादा उस टॉपिक के क्वेश्चंस मिल जाएं, मतलब जो मेन पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चंस ही अगर आपको पढ़ के जाने हैं। देखो, जीके का विस्तार अनंत है, लेकिन आपको वही चीज़ पढ़नी है जो एग्जाम में आ रही है। अगर वो पॉइंट्स रट के भी एग्जाम में चले गए तो भी आप जो एवरेज जो बच्चे नंबर ला रहे हैं उनसे ज़्यादा मार्क्स आप आसानी से लेकर आ जाएंगे। तो आज मैंने मगध साम्राज्य के मेन पॉइंट्स अपने हाथ से लिखे हैं, जिनसे 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस इस जो वीडियो है इस वीडियो में से बैठ जाएंगे। थोड़ी सी मैं आपसे माफी मांगना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास सोर्सेस नहीं है, इसलिए मैंने हाथ से लिखा है ये चीज़। और एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। ये पॉइंट्स भले आप पेन कॉपी से लिख लेना, शॉर्ट नोट्स ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इतने विस्तार में पढ़ाने का न तो आपके पास टाइम है पढ़ने का, नहीं मेरे पास पढ़ाने का टाइम है। तो मेन पॉइंट जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वही पॉइंट्स मैं आज आपको मगध साम्राज्य के पूरे कंप्लीट करा दूंगा। इनके बाहर हार्डली कोई क्वेश्चन जाता है, लेकिन एक एक चीज़ आपको रटी हुई नहीं चाहिए। आप कितना ही पढ़ लो, लेकिन ये पॉइंट तो आपको रटे हुए होने ही चाहिए। चाहे किसी बंदे ने पढ़ा हो जीके, चाहे नहीं पढ़ा हो, ये भी पढ़ जाएगा तो भी उसके मगध साम्राज्य क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, मगध का उत्कर्ष, मगध पर किन किन साम्राज्यों किन किन वंशों ने राज किया, इसकी एक ट्रिक है हसीन माशुका साथ। हसीन माशुका साथ, ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, हसीन माशुका साथ। तो देखो, ह से बन रहा है हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कर्ण वंश और सात से सातवाहन वंश। टोटल 7 वंश हैं जिन्होंने मगध पर राज किया है। सारे वंश आज मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो से मेन पॉइंट कवर करवा दूंगा, इनसे बाहर क्वेश्चन आपका जाएगा ही नहीं। तो देखो, सबसे पहले आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश में 4 राजा हैं जो इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो ना तो मैं आपको पढ़ाऊंगा न ही आपको पढ़ना है। तो देखो, पहला राजा आता है अपने पास बिंबिसार। इसने हर्यक, जो पहला राजा लिखा होगा उसने उसकी स्थापना करी है। यहाँ पे मैंने स्थापना शब्द नहीं लिखा है जानबूझ के, क्योंकि फालतू क्यों पढ़े। पहला राजा मतलब इसने स्थापना करी है, तो स्थापना इसी ने करी है। राजधानी, हर्यक वंश की राजधानी गिरिव्रज थी। और इसने क्या किया था, बिंबिसार ने, ये क्या करता था, राज्य विस्तार के लिए क्या करता था, अलग अलग राजाओं की बेटी से विवाह कर लेता था, वहां से इनको दहेज में कुछ कुछ मिल जाता था। तो काशी, काशी से क्वेश्चन बनता है। काशी एक महाकौशला देवी थी, कौशल देश की राजकुमारी थी, उससे इसने विवाह किया, तो वहां से इसको दहेज में काशी प्राप्त हुआ। फिर इसने क्या किया, अंग राज्य पर आक्रमण कर दिया और अंग को इसने जीत लिया। और अंग को जीतकर वहां का राज्यपाल इसने किसको बनाया, अपना बेटा था अजातशत्रु, उसको इसने राज्यपाल बना दिया था। और जीवक, तो देखो जीवक से क्या क्वेश्चन बनता है, जीवक इसका एक राजवेद्य था। और अवंती का एक राजा था प्रद्योत, वो पांडु रोग से ग्रस्त हो गया था। अवंती का राजा प्रद्योत था, वो पांडु रोग से प्रद्योत किया था, पांडु रोग से ग्रस्त हो गया था। तो इसने अपना जो राजविद्य है प्रद्योत के पास भेजा था, अवंती के राजा को उसने ठीक कर दिया, तो अवंती से भी इसके अच्छे संबंध स्थापित हो गए। बस इतना ही पढ़ना है बिंबिसार से। उसके बाद आता है अपने पास अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुणिक भी कहते हैं, पितृहंता भी कहते हैं, क्योंकि अजातशत्रु ने क्या किया, बिंबिसार की हत्या कर दी थी, तो इसको पितृहंता भी कहते हैं और इसको कुणिक भी कहते हैं। ठीक है, और देखो, कुणिक मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, उसके बाद देखो, प्रथम बौद्ध संगति, 4 बौद्ध संगतियां थी, उसमें प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के टाइम पर हुई थी। ठीक है, और ये राजगृह में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। और अजातशत्रु ने क्या किया था, वैशाली पर आक्रमण कर दिया था। और वैशाली में दो हथियार थे जो इसने यूज किए थे। एक तो था महाशिला कंटक, एक था रथमूसल, जो बाहुबली की फिल्म में जो यूज करे थे वो सबसे पहले अजातशत्रु ने ही यूज करे थे। बाहुबली फिल्म में जो लिए गए हैं वो एक महाशिला कंटक था जो बड़े बड़े गोले फेंकता था, और एक महाशिला कंटक और रथमूसल जो रथ पे लगा हुआ था ना, वो पहिया वो काटने वाला लोगों को, वो था रथमूसल और महाशिला कंटक 2 हथियार थे, वो अजातशत्रु ने ही वैशाली पर आक्रमण के टाइम पे यूज करते। बस इतना ही पढ़ना है अजातशत्रु से। उसके बाद है उदयन। उदयन से बस एक ही क्वेश्चन बनता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी, वो उदयन ने करी थी। अब देखो, अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करी थी, उदयन ने किसकी हत्या कर दी थी, अजातशत्रु की हत्या कर दी। ये सब अपने पिता की हत्या करके राजा बने, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। ठीक है, तो अंतिम, अब देखो बस इतना ही पढ़ना है और कुछ पढ़ना ही नहीं है। बस नागदशक है, नागदशक इसका अंतिम शासक था हर्यक वंश का, ये क्वेश्चन आता है। और इसकी हत्या किसने कर दी थी, शिशुनाग ने कर दी थी, जो इसका मंत्री था। शिशुनाग ने इसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। अब आ जाते हैं शिशुनाग वंश पर। तो ये है शिशुनाग वंश। ठीक है, स्थापना शिशुनाग ने करी थी, राजधानी क्या थी, वैशाली थी। बस इतना ही पढ़ना है। उसके बाद आता है कालाशोक। कालाशोक ने क्या करना करी है, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने करी है, लेकिन इसने क्या किया था, राजधानी शिशुनाग ने क्या बनाई थी, वैशाली बनाई थी। इसने कालाशोक ने क्या करी, वापस राजधानी पाटलिपुत्र बना दी। नंदीवर्मन, अब आता है नंदीवर्मन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, और इसकी हत्या किसने कर दी थी, महापद्म। बस इतना ही पढ़ना है। उसके बाद है नंदवंश। देखो, महापद्म ने नंदीवर्मन की हत्या कर दी थी। तो उसके बाद आता है महापद्मनंद नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक कौन है, महापद्मनंद है। तो देखो, सबसे पहले मगध पर शासन करने वाला ये शूद्र वंश था। महापद्मनंद जो था वो शूद्र था। उसके बाद इसका नाम, एक नाम क्या था इसका, सर्वशत्रांतक था, मतलब सभी शत्रुओं का नाश करने वाला। और एकराट भी इसने उपाधि धारण करती। ये कब करी थी, जब इसने कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को जीत लिया था, तब इसने एकराट की उपाधि धारण करती। ये ध्यान रखना है, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ जो इसमें नहीं लिखे हुए हैं वो आपको लिख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है धनानंद। महापद्मनंद के बाद इंपोर्टेंट शासक कौन आता है, धनानंद आता है। धनानंद ने क्या किया, चाणक्य का अपमान कर दिया था। जब जो
अलेक्जेंडर था वो आक्रमण करने वाला था। चाणक्य ने इससे हेल्प मांगी कि अलेक्जेंडर को रोको, लेकिन इसने उसका अपमान कर दिया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य को इसने ट्रेंड किया और धनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई। तो देखो इसने क्या किया, धनानंद को पराजित कर दिया और इसकी जो बेटी थी दुर्धरा से विवाह कर लिया इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने। बस इतना ही पढ़ना है। इसके बाद आ जाते हैं मौर्य वंश पर। मौर्य वंश बहुत इंपॉर्टेंट है और मौर्य वंश के एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, आपको ये याद कर लेना है लाइन टू लाइन, एक एक पॉइंट। देखो मैं आपको ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, इतने शॉर्ट में आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप जितना पढ़ना चाहें उतना आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी, लेकिन मैं तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करवा रहा हूँ। अब आ जाते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो मौर्य वंश की स्थापना किसने करी, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी। इसका गुरु कौन था, चाणक्य था। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था, कौटिल्य भी था, ये भी ध्यान रखना है। और इसने अर्थशास्त्र की भी रचना करी थी, ठीक है। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, धनानंद को पराजित कर दिया, इसकी बेटी दुर्धरा से विवाह कर लिया, जो कि अपने पहले देख लिया था। और देखो चंद्रगुप्त मौर्य के दो नाम इतिहास में प्रचलित है, एंडोकोटस और सेंडोकोटस। तो एंडोकोटस जो नाम था वो प्लूटार्क ने दिया था और जस्टिन ने, ये देखो इतिहासकार थे, इन्होंने इसको नाम दिया था एक राजा के नाम के रूप में लिखा था। ये एक तो लिखा था एंडोकोटस, प्लूटार्क ने एंडोकोटस लिखा था, जस्टिन ने सेंडोकोटस लिखा था, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि ये नाम किसके नाम है। तो इसलिए 1793 में विलियम जोन्स ने ये पता लगाया कि ये जो नाम है एंडोकोटस और सेंडोकोटस जो प्लूटार्क और जस्टिन ने दिए हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। ये 1793 में विलियम जोन्स ने बताया है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो उसके बाद क्या हुआ, देखो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आपको पता ही है कि वो सिकंदर ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। और ये जो चार प्रांत थे, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध की शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को लौटा दिए थे। और इसने इसका एक राजदूत था मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। और मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी और मेगस्थनीज की जो इंडिका पुस्तक है उसमें भारत के जितने भी जो लोग हैं उनको इसने 7 भाग में विभाजित किया था। और अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम क्षण श्रवण बेलगोला में गुजारे थे और संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे, मतलब इसमें खाना वाना नहीं खाते इस विधि में, और इस तरीके से इसने प्राण त्याग दिए थे। बस इतना ही याद रखना है अपने को, ठीक है। उसके बाद आता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। अब ये किसका बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य का था, और इसने जो दुर्धरा से विवाह किया था उसका ये बेटा था दुर्धरा का, ठीक है। तो देखो बिंदुसार का एक नाम क्या था, अमित्रघात, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। आजीवक संप्रदाय का ये अनुयायी था और इसके दरबार में एक राजदूत आया था, सीरिया का शासक था एक एंटियोकस, उसका राजदूत था डायमेक्स। तो डायमेक्स आया था बिंदुसार के दरबार में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके टाइम पे बिंदुसार के टाइम पे तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। उस समय इसका बड़ा बेटा जो सुशील था वहां का राजकुमार था, लेकिन ये विद्रोह को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर अशोक ने एंट्री मारी। अशोक उस समय पे अवंती का राज्यपाल था, अशोक। तो अशोक ने तक्षशिला में आकर इस विद्रोह को दबा दिया था और उसके बाद इसने अपनी योग्यता साबित करी। तो इसके बाद जो राजा बना वो अपना अशोक बना। और अशोक से तो इंपॉर्टेंट है सारे जितने भी इंपॉर्टेंट एक लाइन से जो क्वेश्चन बनता है वही पॉइंट मैंने लिए हैं, एक एक पॉइंट आप रट लेना। देखो अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी, इंपॉर्टेंट है। जन्म कहाँ पे हुआ था इसका, पाटलिपुत्र में हुआ था। और 261 ईस्वी में इसने क्या किया था, कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। कलिंग पर आक्रमण में भीषण नरसंहार होने की वजह से इसका हृदय परिवर्तित हो गया और इसने बौद्ध धर्म इसने ग्रहण कर लिया। और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा ली थी इसने उपगुप्त से ली थी, ठीक है। और इसका जो बेटा महेंद्र था और संघमित्रा था, इसने क्या किया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और इसका एक बेटा था और बेटा महेंद्र था और बेटी थी संघमित्रा। तो इसने क्या किया, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने इसको कहाँ भेज दिया, इन दोनों को श्रीलंका भेज दिया था। इससे भी क्वेश्चन बनता है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, एक लाइन रट लेना ये वाली। तो बाकी आप कितना ही पढ़ो, आपकी मर्जी पड़ेगी। और इसने क्या किया था, बराबर की जो गुफाएं थी, बराबर की गुफाओं में इसने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गुफाओं में चट्टानों के बीच में गुफा बनाई थी। बराबर की जो चट्टानें थी वहां पर इसने बराबर की गुफाएं बनाई थी, ठीक है। और ये कहां पर है, बराबर की गुफाएं बिहार में है, ठीक है। और देखो ये प्रथम शासक था अशोक जिसने अभिलेखों का निर्माण कराया था। जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए इसने क्या किया था, अभिलेख लिखाना स्टार्ट किया था, ठीक है। और 4 भाषाओं में 4 लिपियों में इसने क्या किए थे, अपने संदेश लिखवाए थे। और इसकी जो भाषा थी, इसके अभिलेखों की जो भाषा थी वो थी प्राकृत। इसके अभिलेखों की जो भाषा थी वो थी प्राकृत। और इसने 4 लिपियों में अपने अभिलेख लिखवाए थे, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। देखो ब्राह्मी नाम सूट कर रहा है भारत को, तो ये भारत में मिली थी। खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि थी खरोष्टी, और ये पाकिस्तान में मिली थी। देखो दाएं से बाएं उर्दू भी लिखी जाती है, तो आप याद रखना उर्दू से भाई पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि मिली थी, और ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, इससे क्वेश्चन बनता है। अरमाइक अफगानिस्तान में और ग्रीक अफगानिस्तान के उत्तरी भाग में मिली थी। और देखो ये जो लिपियां थी, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता मिली थी जेम्स प्रिंसेप को 1837 में। इससे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो अशोक ने जो अभिलेख लिखाए थे उसमें अधिकतर अभिलेखों में उसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। और एमपी के गुर्जरा अभिलेख और कर्नाटक के मास्की अभिलेख, नेदर और उद्गलोन अभिलेख, ठीक है। कर्नाटक का मास्की अभिलेख और मध्य प्रदेश का गुर्जरा अभिलेख, ये 2 इंपॉर्टेंट है। इसमें अशोक ने अपना स्पष्ट नाम अशोक लिख दिया था, ये बात आपको ध्यान, इससे भी क्वेश्चन बनता है। राजस्थान का भावरूप लेख में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। और इसने नैतिक नियम कानून की एक संहिता बनाई थी, नैतिक मतलब लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए इसने एक संहिता बनाई थी जिसका नाम इसने धम्म रखा था, ठीक है। एक एक लाइन जो मैं बोल रहा हूं इससे क्वेश्चन बन रहा है।
आपको एग्जाम में एज इट इज ही मिलेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इन नोट से कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। लेकिन एक एक लाइन आपको 2-3 बार ये वीडियो देख लेना है, ठीक है। अब देखो अशोक के अभिलेख से भी क्वेश्चन बनता है। अशोक के जो इंपॉर्टेंट अभिलेख है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला अभिलेख क्या बोलता है, देखो आपको कैसे याद करना है, 1 3 5 7, पहला तीसरा पांचवा सातवां सारे ओड में चल रहे हैं, तो आपको ओड वाली याद कर लिए, ओड वाली ही इंपॉर्टेंट है, पहले 4 तो ठीक है। तो पहले में क्या किया इसने, देखो अहिंसा को अपना लिया था, तो इसने पहला अभिलेख तो अहिंसा और पशु बलि की निंदा पर लिखा है। दूसरा था धर्म के प्रचार के लिए, दूसरा अभिलेख किसके लिए, धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए इसने दूसरा मतलब तीसरे नंबर का, मतलब पहला तीसरा पांचवा और सातवां। तो पहला मैंने बता दिया आपको, पहला किसके बारे में, अहिंसा और पशु बलि की निंदा के बारे में। तीसरा है धर्म के प्रचार के लिए इसने 3, देखो 3 से आपको 3 भी याद रखेंगे, 3 इसने नियुक्त किए थे, 3 लोग नियुक्त किए थे धर्म के प्रचार के लिए। एक तो राजक, युक्तक और प्रदेशक, राजक, युक्तक और प्रदेशक, बस इतना ही पढ़ना है। पांचवा नंबर का जो शिलालेख है उसमें इसने धम्म महामात्र नामक एक आदमी की नियुक्ति करी थी। धम्म महामात्र नाम की जो आदमी है उसकी नियुक्ति करी थी, जो धार्मिक जीवन की देखभाल करता था, ठीक है। 7वां पॉइंट है, 7वां जो अभिलेख था, 7वां अभिलेख में इसने आपसी धर्म में समन्वय की बात करी है। उसके बाद आता है 12वां अभिलेख। 12वां अभिलेख भी इंपॉर्टेंट है, एक स्त्री महामात्रा की इसने नियुक्ति करी थी, जो स्त्रियों के जीवन की उन्नति की देखभाल करती थी। स्त्रियों की जीवन में उन्नति किस तरीके से लाई जाए, ये स्त्री महामात्रा की जिम्मेदारी होती थी। और 13वां जो अभिलेख है, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 13वां अभिलेख है, इसमें कलिंग के युद्ध की चर्चा मिलती है। और 14वां जो अभिलेख है, इसमें इसने धार्मिक जीवन जीने की लोगों को प्रेरणा दी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 13वां कलिंग का अभिलेख, और तीसरा जिसमें 3 लोगों की नियुक्ति करी है, राजक, युक्तक और प्रदेशक की धर्म प्रचार के लिए। और 5वां भी देखो ये इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, ऐसे तो इसके 14 अभिलेख है टोटल, तो अपन ने मेन उठा के पढ़ लिए, इनको आप रट लेना, लिख के ऐसे नोट्स आप खुद अपनी हैंड राइटिंग में बना लेना, बस इनको भी पढ़ जाओगे तब भी आपको एग्जाम में मगध साम्राज्य से क्वेश्चन मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अंतिम शासक था वृहद्रथ, जो किसने सल्टाया था, किसने मार दिया था, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ को मार दिया था, ठीक है। अंतिम शासक मौर्य वंश का था वृहद्रथ, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। अब देखो उसके बाद आता है अपना शुंग वंश, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी थी। और देखो इसकी जो राजधानी थी विदिशा थी। ये पहला ब्राह्मण वंश था जिसने मगध पर शासन किया था, और इसे बौद्ध द्रोही भी कहते थे, क्योंकि इसने क्या किया था, बहुत सारे जो बौद्ध स्तूप थे वो नष्ट करवा दिए थे। लेकिन इसने जीवन के अंतिम क्षणों में बौद्ध धर्म की महिमा को समझा, और इसने काफ़ी सारे स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया, जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है भरहूत का जो स्तूप है उसका इसने पुनर्निर्माण करवाया। ये स्तूप पहले लकड़ी का था, इसने बाद में इसको पत्थर का बनवाया, ठीक है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए पुष्यमित्र शुंग ने, जिसका जो अध्यक्ष था वो पतंजलि था। ये यज्ञ पतंजलि के निरीक्षण में हुआ था, ठीक है। अब पतंजलि ने देखो, पतंजलि इसके दरबार में 3 लोग थे, पतंजलि, पाणिनि और मनु, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। पतंजलि ने क्या लिखा है, महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने। पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखा है, और अष्टाध्याय से चोल साम्राज्य की जानकारी मिलती है, जो अपन आगे पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के जो राजवंश है वो पढ़ेंगे, उसमें चोल साम्राज्य की जो जानकारी है वो अष्टाध्याय से मिलती है। और मनु ने मनुस्मृति लिखी है। और इसके टाइम पे 2 यवन आक्रमण हुए थे, विदेशी आक्रमण हुए थे 2 पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे। एक आक्रमण किया था डेमेट्रियस ने, एक किया था मिनांडर ने, तो दोनों को इसने हरा दिया था। और ये मिनांडर को मिलिंद भी बोलते हैं। जो मिलिंद पन्नो जो रचना है उसमें इस मिलिंद की ही जानकारी मिलती है। मिलिंद ने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग से युद्ध किया, और इसने जीवन के अंतिम क्षणों में, जीवन का जो अंतिम क्षण है उसमें क्या किया था, इसने बौद्ध धर्म इसने अपना लिया था। इसने क्या किया था, नागसेन से इसका वाद विवाद हुआ, तो नागसेन ने इसको बौद्ध धर्म की महिमा बताई होगी, तो फिर मिलिंद ने क्या किया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, ठीक है। और देखो पुष्यमित्र शुंग कलिंग नरेश खारवेल से पराजित हो गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पुष्यमित्र शुंग को किसने पराजित किया था, कलिंग नरेश खारवेल एक महाप्रतापी शासक था कलिंग का। कलिंग उड़ीसा को बोला जाता है वर्तमान में, तो खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था। इसके बाद आता है अग्निमित्र। अग्निमित्र से बस इतना याद रखना है, कालिदास की एक रचना है मालविकाग्निमित्रम, उसमें जो राजा था, विदिशा का राजकुमार था, वो अग्निमित्र ही था। ये जो पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा है वो अग्निमित्र ही था, वो विदिशा का राजकुमार था। विदिशा एमपी में है, और मालव देश की एक राजकुमारी थी मालविका। इन दोनों के प्रेम की व्याख्या मिलती है मालविकाग्निमित्रम में, बस इतना ध्यान रखना है। अंतिम शासक पुष्यमित्र, ये जो शुंग वंश है उसका अंतिम शासक देवभूति था, जिसको वासुदेव ने हत्या कर दी। इसका जो सेनापति था वासुदेव, इसने इसकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना करके आ जाते हैं कण्व वंश पे। कण्व वंश से बस इतना याद रखना है कि वासुदेव ने स्थापना करी थी कण्व वंश की, और इसने देवभूति को, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को मारकर कण्व वंश की स्थापना करी थी। इसका अंतिम शासक सुशर्मा था, और सुशर्मा की हत्या सिमुक ने कर दी थी, और सातवाहन वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। अब आ जाते हैं सातवाहन वंश अंतिम वंश है मगध का। इसके बाद मगध साम्राज्य समाप्त हो गया था। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, इन जो पॉइंट है उन्हीं से आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा 99%। अगर कोई बंदा शॉर्ट में पढ़ना चाह रहा है, कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना चाह रहा, तब भी ये वीडियो देख के, ये नोट्स बना के इनको ही रट के चला जाएगा, तब भी उसके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है एसएससी को लेकर, ठीक है। तो अंतिम जो राजवंश है वो है सातवाहन वंश। तो इसकी जो स्थापना है वो करी थी सिमुक ने। इससे पहले वाला जो राजवंश था उसका जो अंतिम शासक था सुशर्मा, उसको
उसको कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मा, उसकी हत्या करके इसने सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। ये पॉइंट आपको याद रखना कि इसने सुशर्मा की हत्या करी, ये संस्थापक था। और इसको सिमुक है ना, ये पहले महाराष्ट्र में, जो सातवाहन वंश था वो पहले महाराष्ट्र में था, ये पहले महाराष्ट्र में था। उसके बाद शक राजा थे ना, जो शक राजाओं ने इन पर आक्रमण कर दिया और इनको यहाँ से प्रतिस्थापित करके आंध्र प्रदेश में खदेड़ दिया। तो इनको आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश में इनको भेज दिया तो इनको आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है कान्हा। कान्हा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमुक के बाद इसका जो भाई था वो शासक बना। उसके बाद कान्हा इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि कान्हा का जो बेटा था शतकर्णी प्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कान्हा का पुत्र था। और शतकर्णी प्रथम से एक क्वेश्चन आता है कि नानाघाट का अभिलेख किस शासक से रिलेटेड है। तो शतकर्णी प्रथम की जो पत्नी थी नागनिका, उसने नानाघाट अभिलेख लिखवाया था। और इस नानाघाट अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सातवाहन वंश के शासक जो शतकर्णी प्रथम था, उसने यज्ञ करवाने पर जो ब्राह्मणों को पहले मुद्रा दी जाती थी दान में, उसके स्थान पर इन्होंने भूमि दान चालू कर दिया था। बस इससे इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है हाल जो राजा था ये महानतम शासक था और एक बहुत बड़ा कवि था। ये बहुत बड़ा कवि था ये, और कवियों को जो आश्रय देने का काम था वो भी हाल ने बखूबी किया था। और इसने एक रचना करी थी, क्योंकि कविता इसने गाथा सप्तशती की रचना करी थी और ये प्राकृत भाषा में है। उसके बाद आता है एक गौतमी पुत्र शतकर्णी। ये सातवाहन वंश का सबसे इंपॉर्टेंट शासक है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सातवाहन वंश का सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक है वो कौन है, वो गौतमी पुत्र शतकर्णी है। देखो शक राजाओं ने क्या किया था, इनको प्रतिस्थापित करके आंध्र प्रदेश में भेज दिया था, लेकिन गौतमी पुत्र शतकर्णी ने क्या किया था, नासिक का जो शासक था नहपान, इसको इसने हरा दिया था। और इसको हराने के जो प्रमाण है वो सिक्कों पर मिले हैं। जोगलथम्बी, नासिक का एक जोगलथम्बी एक स्थान है, वहाँ से 8000 चांदी के सिक्के मिले थे। उनसे पता लगता है कि गौतमी पुत्र शतकर्णी ने नासिक का जो शासक था नहपान, इसको हरा दिया था, क्योंकि एक साइड पर तलवार लेकर गौतमी पुत्र शतकर्णी खड़ा हुआ था और ये घुटने टेक कर बैठा हुआ था नहपान। तो इस तरीके से पता लगता है कि गौतमी पुत्र शतकर्णी ने नासिक का जो शासक था नहपान, इसको हरा दिया था। बस इतना ही पढ़ना है। उसके बाद आता है यज्ञश्री शतकर्णी। ये सातवाहन वंश का अंतिम शासक था और इसने क्या किया था, यज्ञश्री शतकर्णी ने शकों ने जो क्षेत्र इनसे छीन लिए थे उन क्षेत्र को इसने पुनर्विजित कर लिया, पुनर्जीत लिया। और ये जल यात्रा और व्यापार का प्रेमी था, क्योंकि इसके सिक्कों में जहाज के फोटो हैं और व्यापार से रिलेटेड इसकी जानकारी मिलती है इसके सिक्कों से। तो ये जल यात्रा और व्यापार का प्रेमी था। और इसके बाद सातवाहन वंश विभाजित हो गया। इस तरीके से आपका जो मगध साम्राज्य है उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं। इसके बाहर क्वेश्चन हार्डली बनता है। मेन पॉइंट मैंने आपको रिवाइज करा दिए। देखो इसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्वेश्चंस तो बनते हैं, लेकिन आपको मेन जो पॉइंट है वो मैंने कवर करवा दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसमें देखो बहुत सारी जानकारी जिससे आपको डायरेक्ट देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक जरूर करना है, भले अच्छा नहीं लगा है तो भले मत करो लाइक, लेकिन अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, उसको मैक्सिमम शेयर करना। कोई बंदा शॉर्टकट में अगर पढ़ना चाहता है तो उसके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और आगे मैं कोशिश करूंगा कि टाइप करके आपको पढ़ा सकूं, इतना टाइम मिलता नहीं है, इसलिए मैंने हाथ से ही लिख के पढ़ा देखिए। कंटेंट इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से वो प्रेजेंट किया जा रहा है, ये चीजें इतनी ज्यादा महत्व नहीं रखती है। जो क्वेश्चन बन रहे हैं आप इतना भी रट जाओगे तब भी आपके क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। और 1 मिनट में मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो चैनल है इस पर मैंने काफ़ी सारे स्ट्रेटेजी के वीडियो डाल रखे हैं, प्रिपरेशन किस तरीके से अपने को करनी है। और टेलीग्राम चैनल पर मैंने जो जीके के नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड कर रखे हैं। उन नोट्स को आप अच्छे से प्रिंट करवा के पढ़ लोगे तो उसके बाहर क्वेश्चन हार्डली बनता है। बहुत ही शानदार नोट्स हैं। और मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस इस चैनल पर अवेलेबल करा रखा है, वो भी आप जाके देख सकते हैं।